बेटा देखो, आज की क्लास में हम आपको कंबाइंड गैस लॉ के बारे में बता रहे हैं। ये भी एक आइडल गैस का पार्ट ही होता है बेटा, आइडल गैस से सेपरेट नहीं होता। जैसे हमने आइडल गैस को बनाया था, ड्राइव किया था, उसी की बेसिस पे है कंबाइंड गैस लॉ। आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारे पास आइडल गैस होती है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, कंबाइंड गैस बोल देते हैं। जो कंबाइंड गैस लॉ होता है ना बेटा, जो हमारे पास एक बॉयल्स लॉ होता है और एक चार्ली लॉ होता है, उन दोनों गैस लॉ को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, कंबाइंड गैस लॉ बनते हैं। इसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल। तो ये एक टाइप का बेटा रिलेशनशिप बताता है बेटा डिफरेंट गैसेज के बीच में। क्या बताता है, डिफरेंट गैसेज के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या देगा, एक रिलेशन देगा, जिससे हमें एक अननोन को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो नंबर ऑफ मोल रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो बेटा इसमें जो हम वेरिएबल रखेंगे, तो आपको पता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये आता है हमारा पी वी इजिकल टू कॉन्स्टेंट, और वी अपॉन में टी क्या आता है, इजिकल टू के। ये भी क्या होता है बेटा, हमारा कांस्टेंट होता है के। तो ये दोनों, ये चार ले के ये बॉयल्स, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, तो आइडियल गैस की इक्वेशन हमारे पास ये आती है। एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल होते हैं, और आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा, ये गैस कांस्टेंट, जो हर एक गैस के लिए क्या होता है बेटा, फिक्स होती है। गैस हर एक गैस की वैल्यू के लिए क्या होती है, फिक्स होती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हम दो डिफरेंट गैसेज के लिए दोनों के नंबर ऑफ मोल क्या रखेंगे बेटा, सेम रखेंगे। नंबर ऑफ मोल क्या रखेंगे, सेम। मान लो फर्स्ट गैसेज के लिए P1V1 इजिकल टू nRT/T1, क्योंकि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या रहेंगे बेटा, वेरिएबल रहेंगे। सेम टू सेम P2V2 इजिकल टू nRT2। तो दोनों को हम ऐसे सोल्व कर लेंगे बेटा, ये nR की इक्वल आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, ये भी nR की इक्वल, नंबर मोल और आर गैस कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। ये आपने देखा है भाई, दोनों इसकी इक्वल है, मोल और गैस कांस्टेंट के। तो हम दोनों को ये भी तो लिख सकते हैं बेटा, P1V1 अपॉन में T1 इजिकल टू क्या आएगा बेटा, P2V2 अपॉन में क्या आएगा, T। ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे एक रिलेशनशिप आ गया बेटा, जिससे हम कोई भी सैम्पल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट गैसेज के, उनके मोल के बेसिस पे। तो हम इसके बीच में क्या शो कर सकते हैं कि रिलेशन शो कर दिया, जिसके बेसिस हम क्या कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेटा। अब इसी के बेसिस बेटा हमारी कंबाइंड गैस लॉ के तो पता चल गया। अगर ध्यान रखना बेटा, अगर आपसे आ जाए कंबाइंड गैस लॉ के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाए, तो इसके बेसिस पे ही सोल्व करोगे। जो न्यूमेरिकल आ जाए कंबाइंड गैस के बेसिस पे, इन्हीं के बेसिस पे क्या करोगे, उनको सोल्व करोगे। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। फिर एक आता है बेटा, जो हमारी आइडल गैस होती है ना, वो डेंसिटी के रूप में रिलेशनशिप शो करनी बेटा। जो आइडल गैस है बेटा, हमने मोलर मास और डेंसिटी के रूप में क्या करना है, रिलेशन शो करना है। मैं लिख ही देता हूँ बेटा, मोलर मास या मोलिकुलर मास एंड डेंसिटी, इनके बीच में हमने क्या करना है बेटा, रिलेशन शो करना बेटा आइडल गैस इक्वेशन के बेसिस पे। अब हमारे पास होती है आइडल गैस इक्वेशन, PV इजिकल टू क्या होती है, nRT होती है। क्लियर। अब हम बेटा इसको हम ये भी लिख सकते हैं बेटा, P इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, N अपॉन VRT, ये भी हो सकता है बेटा। अब आपने पता, जो नंबर ऑफ मोल होते हैं बेटा, ये क्या होता है, गिवन मास अपॉन में क्या होता है, मोलर मास होता है। सबको पता है बेटा, आपको पहले चैप्टर में ही बता दिया था बेटा, गिवन मास अपॉन में क्या होता है बेटा, मोलर मास होता है। तो इसकी मैं ये भी रख सकता हूँ बेटा, P इजिकल टू क्या आएगा, W अपॉन में V इंटू में RT अपॉन में M। अब आपने देखा ये आ गया, तो मास अपॉन में वॉल्यूम, और आपको पता है डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। तो इसकी वैल्यू से पुटअप कर दोगे तो क्या आएगा, ये डेंसिटी रख दी, ये हमारे पास RT अपॉन में M आ गया। तो हमने डेंसिटी और मास के बीच में, मोलर मास के बीच में रिलेशन बताना है, तो M को इधर ले आएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगी इक्वेशन RT अपॉन में P। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, एक रिलेशनशिप आ जाएगा, किसमें, मोलर मास और डेंसिटी के बीच में क्या आ गया, रिलेशनशिप आ गया। तो इन्हीं के बेसिस पे बेटा कुछ न्यूमेरिकल है बेटा, ध्यान रखना। जो मोस्टली इस टाइप के न्यूमेरिकल करने से क्या बेनिफिट होता है कि हमारे पास जो भी जितने न्यूमेरिकल पहले किए, वो सारे के सारे इन्हीं के बेसिस पे होते हैं। मतलब सारे के सारे कंबाइन एक ही इसी बेसिस पे पूछ सकते हैं। जिसमें फिर भी आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या बेटा। ये कह रहा है 30 सेंटीमीटर क्यूब, ये कह रहा है 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस
एट 2.02 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कह रहा है कोई गैस है, उसका वॉल्यूम क्या है 30 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब आ गया ना ऊपर तो वॉल्यूम समझा करो बेटा, क्या समझा करो, जब कहीं पर क्यूब आ जाए ना तो वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। और उसका प्रेशर है बेटा 2.02 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर दे दिया बेटा 25 डिग्री सेल्सियस कह दिया। फिर वो कह रहा है इस गैस को मैंने कंप्रेस कर दिया, इस गैस को कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम कर दिया सेम बेटा, वॉल्यूम कितना कर दिया 15 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया। और उसका जब कंप्रेस करा बेटा तो हमने उसका जो प्रेशर है वो निकालना है, प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उस समय टेम्परेचर दे दिया 35 डिग्री सेल्सियस दे दिया। अब ध्यान से सुनो बेटा क्या करा, हमारे पास एक कंटेनर था बेटा, ये उस कंटेनर में कोई गैस फिल थी बेटा, कोई भी गैस ये है, उस समय उसका वॉल्यूम था 30 सेंटीमीटर क्यूब। क्या था 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कह रहा है इसको हमने एक अलग कंटेनर में फिल कर दिया या कंप्रेस कर दिया, मतलब इसको कंप्रेस कर दिया गैस को, और उसका वॉल्यूम हो गया बेटा 15 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। भाई कंप्रेस प्रेशर बढ़ाया है तो क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, सही है। बट ये आपने एक पॉइंट ध्यान रखा, ये आपने इस लॉ के अकॉर्डिंग ये तो बता दिया प्रेशर बढ़ाया है तो वॉल्यूम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, सही है। बट हम एक ये भी तो पढ़ चुके हैं बेटा, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के है। प्रेशर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। पढ़ा था ना बेटा, मैंने गे लुकास लॉ पढ़ाया था आपको कि प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो देखो आप यहाँ पर प्रेशर इतना था और इससे प्रेशर ज़्यादा बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम तो कम हो गया बट आपका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आपका टेम्परेचर भी क्या हो गया, चेंज। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे वॉल्यूम V1 कितना है बेटा 30, हमारा हो गया। P1 हमारा कितना है बेटा 2.02 है। टेम्परेचर हमारा फर्स्ट कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है। कैलविन में चेंज करेंगे 298 कैलविन हो जाएगा। फिर ऐसे V2 वॉल्यूम कितना है बेटा हमारे पास 15। प्रेशर तो हमें बेटा निकालना ही पड़ेगा। और टेम्परेचर कितना दे दिया बेटा इसका 35 डिग्री सेल्सियस है। कैलविन में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 308 कैलविन आ जाएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टेम्परेचर ऑलवेज किस में यूज़ करोगे बेटा, कैलविन में यूज़ करोगे। किस में यूज़ करोगे, कैलविन में यूज़ करोगे। तो इन्हीं के बेसिस पे हमारा जब हमारे पास पता हो वी आर नोन, हम लिखेंगे, हमें पता है कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या थी, P1 V1 अपॉन में T1 इजिकल टू क्या होता है P2 V2 अपॉन में T2 आता है। तो हमें P2 वैल्यू निकालने हैं तो अपने शॉर्ट फॉर्म कर लो बेटा, P1 V1 अपॉन क्या आएगा V2, और यहाँ पर आ जाएगा T2 अपॉन में T1 आ जाएगा। इनकी वैल्यू पुटअप करो, P1 की वैल्यू 30, वॉल्यूम तो 30 आ गया, प्रेशर कितना 2.02 है, वॉल्यूम V1 कितना है बेटा 15, ये कितना आ गया, टेम्परेचर कितना है 308, और अपना अपॉन में कितना लिखोगे बेटा इसको 298 कैलविन। तो यहाँ से तो ये सोल्व हो गया बेटा। जब इस इक्वेशन को पूरा सोल्व करोगे तो आपके जो प्रेशर आएगा 4.17 एटमॉस्फेरिक, वो तो आप सोल्व कर लोगे बेटा। तो कहने का मतलब है बेटा कि इस लॉ का कराने का मतलब क्या था बेटा, इस लॉ का कराने का मतलब यही था कि हमारे पास जो भी पॉइंट था बेटा, क्या था ये, जो भी पॉइंट थे, हम टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम के बीच में अगर हमारे पास कोई आ जाए, टेम्परेचर भी अलग दे दिया जाए, प्रेशर भी अलग दे दिया जाए और वॉल्यूम भी, फिर एक अनदर गैस का क्या निकालो, वॉल्यूम या प्रेशर निकालो या टेम्परेचर, वो टेम्परेचर कुछ भी आपसे कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो हमें इस चीज़ के बारे में क्या होना चाहिए बेटा, बेसिक पता होना चाहिए। ओके बेटा।